अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट साइक्लोट्रॉन विच इज़ अ पार्टिकल एक्सेलरेटर। फिर हमने कहा था वहाँ पर कि पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होगा हमारे पास, उसको अगर हम परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड में और हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो मोशन करेगा विद हाई एनर्जीज, एंड आफ्टर दैट हम उसको बाहर निकाल सकते हैं फ्रॉम द साइक्लोट्रॉन। अब किस किस चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन? एक बात तो पहले ही पता है, जैसे कोई न्यूट्रल पार्टिकल होगा, न्यूट्रल पार्टिकल यानी कि जिसकी चार्ज ज़ीरो, क्यों ज़ीरो? तो जब चार्ज ही ज़ीरो है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, तो न्यूट्रल पार्टिकल्स को हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। इसी तरह से एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी एक चार्जड पार्टिकल है, क्या इसको हम एक्सेलरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन? इसको भी एक्सेलरेट नहीं कर सकते लेकिन इट रेडीली गोज आउट ऑफ कंट्रोल। ये इसीलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर आयन, से एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन से 1836 टाइम्स कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो बाकी जितने भी आयन हैं उनसे तो ऑलरेडी कम होगा ही, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत कम है। तो एज अ रिजल्ट जैसे ही इसको मामूली एनर्जी मिलती है तो इट रेडीली गोज आउट ऑफ कंट्रोल, तो वी कैन नॉट ट्रैक इट्स ऑर्बिट। हम जो इसकी जो सर्कुलर ऑर्बिटिंग है उसको ट्रैक नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट, इट इज़ नॉट feasible टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन यूजिंग साइक्लोट्रॉन। थर्ड है कि अगर कोई भी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, मान लो प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, ऐसा नहीं है कि हम इसको कंटिन्यूसली एक्सेलरेट करेंगे करेंगे और इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, नहीं, इसकी भी कोई लिमिट है। बिकॉज हमारे पास एक रिलेशन है, m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 - v² बाई c²। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन अगर पार्टिकल का, किसी पार्टिकल का मास, ये वेलोसिटी अगर हम बढ़ाएंगे, यानी कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो उसका मास भी बढ़ जाएगा अगर वेलोसिटी अप्रोच करेगी टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है m इज इक्वल टू एम नॉट इज कॉल्ड एज रेस्ट मास। जब ये पार्टिकल रेस्ट में होगा तब इसका मास m नॉट है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 - v²। दिस v इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो अगर v कंटिन्यूसली बढ़ गया यानी कि v अप्रोच करेगा c को, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी क्लोजर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि ये इसके नज़दीक जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर विल टेंड टुवर्ड ज़ीरो, तो जितना जितना डिनोमिनेटर ज़ीरो की तरफ जाएगा तो m जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि मास बढ़ता जाएगा जैसे जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो अगर मास बढ़ गया, ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था टाइम पीरियड का फॉर्मूला, जो मैग्नेटिक, जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन करता है उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर मास बढ़ गया तो ये गैप में आने में जो टाइम लेगा वो कंटिन्यूसली चेंज हो जाएगा, तो हम इसको फिर, इसको हम सर्कुलर ट्रैक पे कंटिन्यूसली नहीं रख सकते। ठीक है, बिकॉज जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस टाइम के साथ मैच होना चाहिए। जैसे मैंने कल बताया, जो दो डीज होते हैं, यानी कि जब यहाँ से चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा, गैप में आएगा, उसी टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। अब अगर इसने टाइम ज़्यादा लिया या कम लिया, इधर उधर हो गया टाइम, तो हमारा वो इसके साथ मैच नहीं करेगा, यानी कि चार्ज पार्टिकल का गैप में आना और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स होना वो मैच नहीं होगा, सिंक्रोनाइज नहीं होगा। तो दैट इज़ वाई वी कैन नॉट कंट्रोल दैट ट्रैजेक्टरी, हम इसकी पाथ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड लिमिटेशन ये है कि हम साइक्लोट्रॉन में पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं अप टू ए गिवन स्पीड, ज़्यादा इसका रेंज नहीं है। ठीक है, तो लिमिटेड स्पीड तक हम इसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो दीज आर लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन।
अब इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, सॉरी, फोर्स ऑन ए current carrying conductor in magnetic field. Force on a current carrying conductor in magnetic field. ठीक है, तो हमारे पास एक कंडक्टर है, मान लो ये एक वायर है, से इसकी लेंथ है L, से इट्स लेंथ इज L। ठीक है, इसमें करंट चल रही है, कंडक्टर का नाम है PQ एंड करंट इज गोइंग फ्रॉम P टू Q। करंट I इज गोइंग फ्रॉम P टू Q। और इस कंडक्टर को, इस वायर को हमने रखा है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, this line is give the direction of magnetic field. Say magnetic field is B, magnetic field is B। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट की डायरेक्शन के साथ, वो करंट की डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है थीटा, वो करंट की डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो ये बात याद रखना, करंट अगर P से Q है तो ये कन्वेंशनल करंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जाएंगे Q से P, इलेक्ट्रॉन जाएगा Q से P, तो इलेक्ट्रॉन्स के चलने की डायरेक्शन इधर होगी और उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज VD। आपको रिलेशन पता है, चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में चलता है, जब इसमें करंट फ्लो होगी, करंट विल फ्लो फ्रॉम P टू Q, लेकिन एक्चुअली वायर में क्या चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स विल गो फ्रॉम Q टू P। तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, ऊपर से आपने रखा मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उस पर अप्लाई होता है फोर्स। तो जब चार्ज पार्टिकल में अप्लाई होगा फोर्स, तो इस पूरे के पूरे कंडक्टर पे भी अप्लाई होगा फोर्स, उस फोर्स का हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो FM, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज स्मॉल fm इज Q इंटू V क्रॉस B। ये फॉर्मूला है जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, -E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस, ये वेक्टर फॉर्म हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे माइनस साइन इंपॉर्टेंट है। FM इज इक्वल टू, फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे तो Q की जगह आएगा -E इंटू इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD क्रॉस B। ये फोर्स लग रहा है एक इलेक्ट्रॉन पे, दिस इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वायर में एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वायर में एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। वायर की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर इज L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा A, लेंथ ऑफ वायर इज L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स दिस, इसका एरिया है A। ठीक है, लेंथ L, तो वॉल्यूम होगा वायर का, वॉल्यूम ऑफ वायर इज AL। ठीक है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये चीज़ आपको पहले से ही पता है। अगर पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, इफ स्मॉल n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इसको हम मेंशन करते हैं यहाँ पे, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है स्मॉल n। तो बताओ इस पूरी वायर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कैपिटल N बराबर होगा NaL। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल वॉल्यूम में कितने होंगे n
मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर दैट इज ए एल। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज है ई, तो कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज क्या होगी, तो क्यों होगा ई एन ए एल। एन ए एल इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज होगा वन इलेक्ट्रॉन की चार्ज मल्टीप्लाइड बाय एन ए एल। ये वही बात है, मान लो कोई सपोज एक सेब हमें मिल रहा है सपोज 5 रुपये में, तो 10 सेब कितने रुपए में मिलेंगे, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये वही बात है। तो आपने चार्ज निकाला, ठीक है, एन ए एल। ठीक है, तो जो टोटल फोर्स लगेगा, जो टोटल फोर्स कंडक्टर पे लगेगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज एन मल्टीप्लाइड बाय फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एफ को हम लिख सकते हैं, एन की जगह आएगा ई एन ए एल, ई एन ए एल, ई एन ए एल मल्टीप्लाइड बाय एफ एम, यहाँ पे माइनस भी आएगा, एफ एम का वैल्यू है यहाँ पे आएगा वी डी क्रॉस बी, वी डी क्रॉस बी। Q is equal to E N A L, F is equal to minus E N A L V D क्रॉस B। वेक्टर फॉर्म में F आएगा, नाउ E N A V D, E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई वी डी, ये बराबर होता है आई के। अगर आपको याद होगा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इज इक्वल टू ई एन ए वी डी। ठीक है, तो बताओ आई एल वेक्टर इज इक्वल टू ई एन ए वी डी वेक्टर। तो मेरे पास जो ये ई एन ए वी डी है साथ में मल्टीप्लाइड बाय एल भी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एज आई आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। और नेगेटिव साइन इसी में एडजस्ट होगा, यानी कि यहाँ पे माइनस आएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन की चार्ज माइनस है। तो F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। करंट ज़्यादा होगी, फोर्स ज़्यादा होगा, कंडक्टर जितना बड़ा होगा फोर्स भी उतना ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड को देखना है तो F बराबर होगा आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, तो आप इसके डिफरेंट केसेस आप कर सकते हो। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम लिखेंगे पहले, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अगर थीटा 0 डिग्री होगा और 180 डिग्री होगा, यानी कि करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड हैव सेम या अपोजिट डायरेक्शन। अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन होगी या अपोजिट डायरेक्शन होगी तो एंगल 0 होगा या 180, उस सिचुएशन में फोर्स होगा 0, सिचुएशन में फोर्स 0 होगा, इसीलिए क्योंकि आई एल बी साइन 0 इज 0, आई एल बी साइन 180 इज 0। ठीक है, तो कोई भी फोर्स ऐसे नहीं लगेगा कंडक्टर पे। नंबर 2, ये फोर्स सबसे ज़्यादा कब होगा, अगर एंगल होगा 90, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, उस सिचुएशन में कंडक्टर पे सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90, साइन 90 इज 1, F इज इक्वल टू आई एल बी। तो दिस इज मैक्सिमम फोर्स ऑन कंडक्टर।
अब अगर एंगल होगा 60 डिग्री तो आप लिखोगे ILB साइन ऑफ 60। तो ऐसे आप ये देख सकते हो डिफरेंट केसेस ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब वेक्टर फॉर्म में हम फिर से आते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्शन भी निकालना है, बिकॉज फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। तो F बराबर है IL क्रॉस B। तो बताओ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन कौन बताएगा? L क्रॉस B। ठीक है, L ऐसे है, L है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, L वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये था आपके पास वायर, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था। ठीक है, तो आपको निकालना है L क्रॉस B, जो L की डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, तो आपको राइट हैंड रखना है L पे, राइट हैंड आपने L पे रखा ऐसे, फिर मूव कर्ल करना है फिंगर्स को B की तरफ, तो थंब ऊपर आएगा। ठीक है, यानी कि ये L है और ये B है, ये L है और B है। तो आपने राइट हैंड को रखा ऐसे, कर्ल किया फिंगर्स को B की तरफ, तो थंब कहाँ जा रहा है? ऊपर। ठीक है, तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग L एंड B। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग L वेक्टर एंड B वेक्टर। अच्छा, हमारी डायग्राम के अकॉर्डिंग वो परपेंडिकुलर ऊपर है या नीचे? ड्रॉन अपवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग L एंड B, यानी कि जिस प्लेन में कंडक्टर है, जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे यहाँ पे हमारे पास है प्लेन ऑफ पेपर, तो इसके ऊपर होगा ऐसे। ठीक है, अब अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करोगे, मतलब P से Q करंट नहीं करोगे, Q से P, तो उस सिचुएशन में फिर से आएगा परपेंडिकुलर टू प्लेन, लेकिन अपवर्ड्स की जगह आएगा डाउनवर्ड्स, यानी कि पेज के अंदर जाएगा फोर्स। ठीक है, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। थैंक यू। बाकी जो होगा, जो इसके बाद टॉपिक आएगा दैट इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, तो उसको हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट चैप्टर।